हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब जो हमने चैप्टर 1 का पूरा कंसेप्ट लिया है इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लियर किया है क्या चीज, यहाँ देख सकते हैं आप कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय यूनिक पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि a बराबर है बी क्यू प्लस आर। जो यहाँ पे ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर जो ये चीज दिया है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। पहले क्या कह रहा है ये हमको ये थोड़ा ध्यान से समझिए। ये कह रहा है हमको यहाँ पर देख रहे हैं ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर दिया, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किसके लिए है, ए और बी के लिए जो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं जो ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। जहां ये जो कंडीशन देख रहे हैं ये कंडीशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये कंडीशन दे दिया जाता है कि 0 फिर आर, ये आपका निश्चित तैयार कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। कभी कभी यहाँ पर भी इक्वल कर देगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कौन सा सही होगा इस चीज को ध्यान रखना है। साथ में Q को बोला जाता है भागफल और R को बोला जाता है शेषफल, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं। जस्ट लाइक इसको समझ लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये चीज हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे की बातों को। आगे क्या है ये थोड़ा सा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है यहाँ पर क्लियर है। क्या चीज कि भाग एल्गोरिथम यूक्लिड का भाग लेमा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो अभी तुरंत हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे है क्या चीज कि ये कंडीशन जो अभी तुरंत हमने देखा है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है जहां पर क्यू को हम लोग भागफल बोलते हैं और आर को हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर लैंग्वेज में अगर हम इसको सेट करें तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आप कह सकते हैं। जो बहुत सारे इस चीज का यूज करके आप भाग भी बनाते हैं और साथ में यूक्लिड से जो आपको ये HCF निकलता है इस पर भी निकालते हैं। ये बहुत काम का चीज इसमें दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो दिया है ये क्या चीज, ये जो देख रहे हैं A1, यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्लियर है कि क्या चीज का मौसो A और 1 का जो मौसो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और मौसो A का जो होगा ये आपका, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये बहुत काम का चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही मैं आपको बता दूं इस लाइन को आप जरूर तैयार रखिएगा, बराबर ऑब्जेक्टिव में ऐसा चीज पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। साथ में ये जो देख रहे हैं इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ए बराबर अगर बी क्यू प्लस आर है तब मौसो ए बी बराबर मौसो बी आर होगा। कैसे, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं इस चीज को। यहाँ देखिए ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर दिया मौसो ए बी, यहाँ पर देखिए इसको लिया है। ठीक है, तब फिर किसका लेना है, मौसो बी आर, बी और आर इसको ले लेना है। ध्यान से समझिए, जैसे अगर हम लोग ये कर लें कि यहाँ पर अगर हम कर दें कि 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, अगर ऐसा लिखा हुआ मिले हमको, ठीक है, और तब अगर हमको कह दे कि क्या चीज की HCF किसका, तो यहाँ पे देखिए ए बी है तो यहाँ पे 7 2 लिख देगा आपको 7 और 2 का, तो ये किसके HCF के बराबर हो जाएगा कि ये आपका HCF जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे किया है क्या चीज, बी आर किया है, यानी बी आर यहां से यहां आ गया है तो आपको भी यहां से यहां आ जाना है, यानी 2 और 1। ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम शून्य और शून्य शेष या जब शेष 0 आता है तो उस चरण का भाजक मौसो होता है। यानी ये कहने का मकसद कि जब आपको शेषफल शून्य आ जाता है तो उसका भाजक जो होता है वो मौसो होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि मौसो क्या होता है, तो उसका जब शेष आ जाता है तो उसका भाजक जो होता है वो उसका क्या हो जाता है, मौसो हो जाता है, यानी HCF हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ये सेम बातें लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग
चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत काम की बातें हैं। क्या चीज यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर लिखा गया है, अभाज्य संख्या या अभाज्य भी बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। परिभाषा आपका यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको समझा दूं परिभाषा को कि क्या होता है अभाज्य संख्या, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से और स्वयं से, स्वयं मतलब हो गया खुद, स्वयं से इस दोनों से विभाजित होगा, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगा, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस कोई पूछ देगा आपको इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे क्लियर कर दिया है क्या चीज, यहाँ पे जो एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं कि P कोई अभाज्य संख्या, अगर P अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या है कि P दो ही चीज से विभाजित हो सकता है, या तो ये एक से विभाजित होगा नहीं तो P से होगा, इसके अलावे अगर किसी से होता है तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। यही बात यहाँ पे क्लियर किया है कि किसी धन पूर्णांक P को अभाज्य संख्या या अभाज्य या रूढ़ कहते हैं यदि वह केवल एक और P से विभाज्य हो, यानी P कोई अभाज्य संख्या है तो या तो वो एक से विभाज्य होगा या नहीं तो P से विभाज्य होगा। और अभाज्य संख्या को सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है आपको कि रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कभी कभी रूढ़ भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक कमेंट में बताइए कि अगर m कोई अभाज्य संख्या है तो ये क्या क्या चीज से विभाज्य होगा, आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और लाइक फटाफट करते चलिएगा। चलिए अभाज्य संख्या के और छोटा सा एग्जांपल दूं तो यहाँ पे क्लियर किया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, सबसे छोटी तो 2 हो गया, उसके बाद 3, 5, 7, 11 इस तरह से ये बढ़ती चलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहां पर देखिए कि और छोटी सी बात, यौगिक संख्या की बात हो रही। यौगिक संख्या में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यौगिक संख्या, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यौगिक संख्या क्या होती है, तो यौगिक संख्या का मतलब हो गया, यहाँ पे क्लियर लिखा भी गया है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक को जो अभाज्य नहीं है, यौगिक है, अभाज्य नहीं है, यौगिक संख्या कहा जाता है। यानी ये कहने का मकसद, इस चीज को समझिए, ये कह रहे हैं हमको कि अगर कोई संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से अगर विभाजित होती है तो उसको यौगिक संख्या हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर P संख्या है, इसका मतलब है कि ये एक और क्या चीज P, इसके अलावे किसी अन्य से भी ये विभाजित होगा, निश्चित होगा, तभी इसको हम लोग यौगिक संख्या बोलेंगे, नहीं तो हम इसको यौगिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आई। जैसे एक और बता दें कि m कोई क्या, इसका मतलब है कि ये एक और m इसके अलावे और किसी संख्या से विभाजित होगी। बात समझ में आया, विभाजित होगी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बात करें कि 6 की बात करें तो ये 6 जो है मेरा, ये 1 से भी विभाजित होता है और 6 से भी विभाजित होता है। इसके अलावे 1 और 6 के अलावे ये 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 6 जो है ये मेरा यौगिक संख्या है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक। चलिए और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, कुछ जरूरी बातें जो ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग डेफिनेटली, कि अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ये है मेरा 2। अगर पूछे कि सबसे छोटी छोड़िए सम अभाज्य संख्या की बात करें, सम अभाज्य संख्या की बात करें तो सम अभाज्य संख्या भी मेरा 2 है। और ये सम अभाज्य संख्या जो आप देख रहे हैं, ये सम अभाज्य संख्या आपका इकलौता है, यानी अब इसके अलावे कहीं भी अभाज्य संख्या ऐसा नहीं मिलेगा जो सम संख्या होगा। यानी छोटा कहिए,
बड़ा कहिए सम अभाज्य संख्या 2 ही होगा, इससे छोटा और इससे बड़ा होने का सम अभाज्य संख्या में कोई उम्मीद नहीं है। अगर विषम संख्या की बात करें, विषम में भी कैसा, तो विषम अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य में सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, झट से एक में टिक लगा देते हैं, लेकिन एक नहीं होगा। विषम अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो आपका 3 होगा, चूंकि एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये ध्यान रखना है। अब रही बात यौगिक संख्या की बात करें, हाँ, सबसे छोटी यौगिक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी यौगिक संख्या की अगर हम बात करें तो ये मेरा होता है 4। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन होगा, 4। क्यों? क्योंकि 1 से भी विभाजित हो सकता है, 4 से भी, इस दोनों के अलावे ये 2 से भी विभाजित होता है, यानी ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी यौगिक संख्या जो है ये मेरा 4 है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो सम है। ठीक है, और सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या, सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या कौन होगी, ये आप हमको जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट बातों को। नहीं, नेक्स्ट बात से पहले भी एक छोटी सी बात यहाँ पे है, सह अभाज्य संख्या। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया इस चीज को। सह अभाज्य संख्या को प्राइम बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। सह अभाज्य संख्या जो होता है मेरा, ये क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब है, सह का मतलब होता है 7। ये 7 तो अकेले होता नहीं है, साथ में कम से कम 2 पीस चाहिए, 2 ही इसमें रहेगा ही, ध्यान रखना है 2 ही रहेगा। तो 2 संख्याएं को हम लोग सह अभाज्य संख्या कब बोलेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो क्लियर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि 2 पूर्णांकों ए और बी को एक दूसरे के लिए अभाज्य या सह अभाज्य कहते हैं यदि मौसौ ए बी बराबर 1 हो, यानी 2 संख्याएं ऐसा हो जिसमें उसका अगर हम HCF निकाले तो 1 आ जाना चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि ए और बी सह अभाज्य कब होगा, तो ये ए और बी सह अभाज्य तभी होगा जब इसका मौसौ कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। जैसे 10 और 20 ये सह अभाज्य है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसका मौसौ निकालेंगे 10 और 20 का, तो मौसौ निकालेंगे तो हमको 10 आ जाएगा। इसका मतलब 1 HCF तो आया नहीं, मतलब ये सह अभाज्य संख्या मेरा नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अब ये भी लोग, कुछ लोग पूछ देते हैं कि सर 16 और 9 इसमें तो दोनों में से कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो सह अभाज्य की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये नहीं हमको कह रहा है कि ये अभाज्य भी होना चाहिए और ये भी अभाज्य होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है। इस दोनों का HCF निकालना है आपको। HCF निकाल के देखिए, अगर HCF 1 आ जाता है तो समझ जाइएगा ये सह अभाज्य है, यानी आपको मौसौ निकाल के देखना है, महत्तम निकाल के देखना है, और महत्तम निकालने पर अगर उसका आंसर 1 आ जाता है तो समझ जाना है आपको क्या चीज, कि सह अभाज्य संख्या। जैसे मैं 16 और 9 का कंसेप्ट क्लियर करूं कि 9 में अगर हम 16 यहाँ एडजस्ट कर ले तो 1 से लगेगा, 9 हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा 7, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 1 से 7, फिर यहाँ बचा 2, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 2 से 2 3 6, यहाँ पे बचा 1, फिर 2, 1 2 ना 2 कैंसिल, यानी ये जो मेरा HCF आ गया, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये जो मेरा HCF आ गया 1, इसलिए ये 16 और 9 क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि 12 और 32 ये सह अभाज्य है कि नहीं है, एक बार हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की बातों को। एक पावर वाले LCM और HCF में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, इसमें पूछा जाता है कि लॉसो क्या होगा, मौसौ क्या होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जिसमें से ये 2 फॉर्मूला आपका बहुत काम का है, एक ये फॉर्मूला और इसी से निकाला गया ये 2 फॉर्मूला बड़े काम का है। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है।
जरूर तैयार कर लीजिएगा इस चीज को। चलिए पावर वाले की बात करें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्लियर कि 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमको HCF की बात कर दे तो HCF अगर हम निकालें यहाँ पे 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर कितना है 2 है, तो हमको यहाँ पे कह रहा है HCF निकालने के लिए। तो अगर हम HCF निकाले तो HCF का मतलब होता है कि जो सब में मैच करे। तो देखिए इसमें 2, 3, 5 कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, मतलब HCF आ गया मेरा 1 फाइनल है। और अगर LCM कह दे तो LCM आपको कितना निकालना पड़ेगा, तो LCM के लिए आपको क्या करना है 2 का पावर 2 कोई भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब सब कुछ लिख देना है। 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3 का पावर 2 9 और 5 का पावर 25, ये हो गया आपका 25 चौका 109, ये हो गया आपका 900। ठीक है, और सेम इसी का यूज करके यहाँ पे 2 फॉर्मूला निकाला गया है कि लघुत्तम बराबर AB, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा 900, उसका 900 निकाल देना है। फिर 900 के लिए आपको करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा लॉसर। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि लघुत्तम गुना महत्तम जो होता है ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लॉसर गुना मौसौ बराबर उस दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की बातों को। आगे क्या क्या दिया है देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये क्लियर है इसमें क्या चीज कि 1 से बड़ा हुआ धन पूर्णांक P जिसमें 1 एवं P से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान रख लेना इस चीज को। कुछ शुरुआत की अभाज्य संख्या जो आप यहाँ देख सकते हैं 2 3 5 7 दिया हुआ है। 1 के लिए ये ध्यान रखना है इस चीज को कि 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक संख्या है। अभाज्य संख्याओं की संख्याएं यहाँ देख सकते हैं अनगिनत है, अनंत है। उसमें से 2 जो है ये सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या, और वो भी कैसा अभाज्य संख्या है मैं वीडियो में बता दिया हूं। एक छोटा सा जरूर हमें कमेंट में बताइए कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या का जरूर कमेंट हमें बताइएगा क्या होगा आंसर उसका। A और B अगर 100 भाज्य तो मैंने आपको क्लियर बताया है कि उसका HCF क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है तो क्लियर है यौगिक संख्याएं होगी। अगर ऐसा कोई धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है इसका मतलब है वो यौगिक संख्याएं होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पे इस चीज को 2 पॉइंट को थोड़ा सा एक बार जरूर याद कर ले, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे लॉसो मौसो से रिलेटेड जो 2-3 फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं आप लॉसो गुना मौसो का जो फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो आप देख रहे हैं लॉसो के लिए मौसो के जो ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं कि लॉसो गुना मौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल। चलिए देखते हैं आगे की बातों को। आगे की बात में मेरा क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें भी, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि वह संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, P और Q पूर्णांक है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या होती है, ये सारा आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। एक छोटी सी बात इसमें ध्यान रखना है कि पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है मेरा एक अपरिमेय संख्या, लेकिन वहीं पर उसका मान जो देख रहे हैं 22/7 ये आपका परिमेय संख्या है। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, बहुत काम की बातें होती है, ये कई बार पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है कि एक यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय होता है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे √2 है अपरिमेय संख्या तो -√2 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। इसका उल्टा कर दे 1/√2 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। जिस चीज का आपको क्लियर यहाँ पे किया गया है 4 नंबर पॉइंट पे कि ए अपरिमेय संख्या है तो 1/a भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर अपरिमेय संख्या होता है। यानी अगर 2 परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या तो योग ये भी अपरिमेय संख्या और अंतर जो होगा 2 - √2 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि एक परिमेय जो 0 के बराबर नहीं है, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी अपरिमेय होता है। अगर 0 नहीं हो परिमेय संख्या तो उस वक्त परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल और भागफल ये दोनों जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2√3 ये गुणनफल हो गया 2√3 और 2/√3
ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, बशर्ते ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या में 0 नहीं आना चाहिए। और बहुत काम की बातें यहां दी आपको, ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीजें यहां पर आपको दे दिया गया है कि यदि अभाज्य p q स्क्वायर को विभाजित करता है को विभाजित करेगा, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और यदि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो p स्क्वायर और q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ आगे की बातों को। आगे मेरा क्या दिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, निश्चित हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो आप लोग जरूर इस चीज को तैयार रखिएगा निश्चित तौर पे। यहाँ पर देखिए क्लियर क्या किया है कि उन परिमेय संख्याओं को जिनका दशमलव प्रसार शांत है p बट्टा 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां n और m जो है ये 0 1 2 3 से है, जो एक q क्या है, एक पूर्णांक है। p एक पूर्णांक है, p यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये p जो है ऊपर वाले ये पूर्णांक है, और ये आपका 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए नीचे में। यानी ये कहने का मकसद कि अगर शांत और शांत चेक करना हो तो आपको क्या करना है, जैसे 5 बट्टा 21 दे देते हैं, तो आपको ये तो पूर्णांक है, p पूर्णांक है, अब आपको नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 21 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7। ये हमको क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमको कि नीचे में या तो हमको 2 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए, या नहीं तो दोनों चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, यानी ये कहने का मतलब है कि पी क्यू क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। क्या चीज, कि अगर p बट्टा q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि p और q क्या है, सहअभाज्य हो, तो q का अभाज्य गुणनखंड। ये भी पूछा जाता है कि अगर ये इस रूप में है, अगर किसी परिमेय संख्या को p बट्टा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में अगर आप लिखते हैं, p बट्टा q को अगर लिखते हैं, तो ये जो p और q में क्या रिलेशन है, तो p और q जो है क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सहअभाज्य होना जरूरी। यानी ये कहने का मतलब कि p और q का जो है इसका HCF जो है ये आपका 1 आना चाहिए, तभी ये ऐसा घटना घटेगा। ठीक है, तो शांत और शांत मितना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में एक बार जरूर हमें बताइएगा कि क्वेश्चन आपके लिए होगा कि परिमेय है या अपरिमेय है। दूसरा, अगर परिमेय है तो शांत है कि अशांत है, ये थोड़ा सा आपको कमेंट करके जरूर बताना है हमको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।